Okay, students, now we are starting with investment accounting. Now students, ये चैप्टर में हमको ये जो चैप्टर है दिस इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टूडेंट्स ना, दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ना, ये स्टैंडर्ड्स इश्यू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अब ये इश्यू करने का मेन रीजन क्या है? सपोज देयर आर टू कंपनीज, X लिमिटेड है और एक Y लिमिटेड है. ओके, अब मुझे दोनों में से किसी कंपनी, एक कंपनी का शेयर्स खरीदना है. मुझे दोनों में से एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं. सो फॉर दैट पर्पस ना, मैं दोनों का इनकम स्टेटमेंट मंगाऊंगा और दोनों का बैलेंस शीट कंपैरिजन करने के लिए, ताकि मुझे पता चले किसका ट्रेडिंग बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसकी एसेट लाइबिलिटी की सिचुएशन अच्छी है. स्टूडेंट्स, सो मैंने नोटिस किया कि X लिमिटेड है ना, वो अपना क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू कर रहा है. ओके, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे लिखता है, स्टॉक इन ट्रेड को. और Y लिमिटेड जो है ना, वो जो है वो अपना क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में मार्केट प्राइस पे लिख रहा है. तो ये दोनों कंपनी अपना अपना मेथड्स फॉलो कर रहे हैं. सो इन दैट केस ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मेथड डिफरेंट होने की वजह से ना, दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंपेरेबल नहीं है. मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता स्टूडेंट. ओके, सो अगर मुझे डिसाइड करना है कि कौन से कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो उसका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों का कंपेरेबल होना चाहिए. स्टूडेंट्स, अगर दोनों इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंपेरेबल है, देन आई कैन से चलो ठीक है, ये कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है या ये कंपनी का एसेट लाइबिलिटी का सिचुएशन अच्छा है, वहां पे इन्वेस्ट कर लो. बट सिंस दोनों कंपनी अपना अपना मेथड फॉलो कर रहे हैं, सो इन दैट केस जो भी इन्वेस्टर होगा उसके लिए डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट डिसाइड करना कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें. सो फॉर दैट पर्पस ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ना, ये लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करते हैं कि वो कंपनीज को, जिनको भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, उन कंपनीज को कहते हैं कि प्लीज आप लोग ये मेथड्स फॉलो करो. ठीक है, सो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है. अब ये डिटेल्स में क्या है हम उसमें नहीं जाते स्टूडेंट्स. ओके, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया AS2 जो इन्वेंट्री से डील करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, वहां पे लिखा है उन्होंने कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉलो करना है. व्हाट इज दिस मेथड? आई एम नॉट कंसर्न और वी आर नॉट कंसर्न, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है और उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है. ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है. तो अभी ICAI का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो कहता है कि प्लीज NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉलो करो दोनों को. तो X लिमिटेड अपना क्लोजिंग स्टॉक NRV पे लिख रहा है, Y लिमिटेड भी अपना क्लोजिंग स्टॉक NRV पे लिख रहा है. तो अब जब दोनों अपना स्टॉक NRV पे लिखेंगे तो दोनों का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंपेरेबल हो जाएगा. सो इफ नाउ आई कैन कंपेयर इट, तो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा कि किस कंपनी का शेयर्स में खरीदूं. Okay, so for that reason, simple reason, these accounting standards are issued, ताकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के, एंटिटीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के कंपेयर कर सकें. वो दोनों सेम लेवल पे हो, दो कंपनी के या जिससे भी आपका कंपैरिजन, 3 कंपनी का कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 4 कंपनी का कंपेयर करना है. सो मीनिंग क्या है? वो चारों के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है ना स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वाइज सेम लेवल पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कोई कॉस्ट प्राइस फॉलो कर रहा है, कोई मार्केट प्राइस, तीसरी कंपनी कोई और मेथड फॉलो कर रही है. सो इन दैट केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगे. टू अवॉइड दैट, अभी दोनों कंपनी के लिए NRV फॉलो करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. दोनों नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉलो करेंगे. यू कैन कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कंपेयर कर सकते हो तो स्टूडेंट्स डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि किस कंपनी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट सेम में ना S5 BCom सेम 4 में आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा होगा और डेफिनेटली वो चैप्टर में आपने बैलेंस शीट भी बनाई होगी. नो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, वहां पे जब आप बैलेंस शीट बनाते होंगे ना, तो वर्टिकल बैलेंस शीट होती थी. फर्स्ट हेड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आपको मिलता होगा नॉन करंट एसेट. अंडर नॉन करंट एसेट ऐसे टर्म थे वहां पे, फिक्स्ड एसेट और एक टर्म था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ओके, फिर लास्ट पैरा बैलेंस शीट का आपको मिलेगा करंट एसेट, वहां पे एक टर्म होगा करंट इन्वेस्टमेंट. सो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो करंट इन्वेस्टमेंट से डील करता है, नॉट विद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. तो बैलेंस शीट में क्लासिफाई करने के लिए 2 कैटेगरी लिखी है या 2 क्लासिफिकेशन पॉसिबल है एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न. इन्वेस्टमेंट या तो नॉन करंट हो सकता है या करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है.
हमारे लिए ये चैप्टर के लिए करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट को बहुत से लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ऐसा इन्वेस्टमेंट विच इज बॉट एंड सोल्ड विद इन 12 मंथ्स, ओके। या और सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप कह सकते हैं कि जिसका बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे होता हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, 15 दिन के बाद बेच दिया, या आफ्टर 1 मंथ आई सोल्ड, देन आफ्टर 1 मंथ किसी और कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लिया, फिर 15 दिन के बाद बेच दिया। मतलब मैं बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं, सो दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स। सो प्लीज ध्यान रखना, ये चैप्टर में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नहीं कर रहे, ओके। वी आर कंसर्न विद करंट इन्वेस्टमेंट एज फार एज दिस चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। बट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना क्लासिफिकेशन हम ऐसा करेंगे फॉर दिस चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एंड वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स। अभी फिक्स्ड इनकम का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अगेन लास्ट सेम में जब बैलेंस शीट बनाई होगी तो मेनी टाइम्स यू माइट हैव गॉन थ्रू डिबेंचर्स के साथ में ऐसा 7%, 9%, 12%, 15% कुछ परसेंटेज अटैच होता था डिबेंचर्स के साथ में। दिस परसेंटेज इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम रिटर्न्स भी कहते हैं। मतलब क्या है, अगर मैंने किसी कंपनी का 1 लाख का डिबेंचर्स है मेरे पास, तो 7% इंटरेस्ट मतलब 7,000 मिलेगा। एंड फिक्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, मीनिंग कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कंपनी को प्रॉफिट कम हो या बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो या कंपनी लॉस में जाए, आई एम नॉट कंसर्न। यहां पे डिबेंचर्स के साथ 7% लिखा है ना, तो आई विल अर्न 7,000 रुपीज पर एनम इफ आई इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन दैट डिबेंचर्स। सो अगेन स्टूडेंट्स, फिक्स इनकम का सिंपल मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का डिबेंचर्स लेते हो, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो इन दैट केस में स्टूडेंट्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का 7%, 7,000 रुपीज। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ज्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, आपका इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी के लिए इसको कहा जाता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जांपल जैसे ऊपर हमने लिखा डिबेंचर्स, another example is bonds, another example is government security, okay। so इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स फॉर दिस चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सेकेंड कैटेगरी, उसकी होती है वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट टिपिकल एग्जांपल इक्विटी शेयर्स है। अगेन स्टूडेंट्स, लास्ट सेम में आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो मेनी टाइम्स यू माइट हैव नोटिस कि इक्विटी शेयर्स के साथ में कोई परसेंटेज अटैच नहीं होता था, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ होता था, 5% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। सो ये यहाँ पे परसेंटेज क्या है, दिस परसेंटेज इज नोन एज रेट ऑफ डिविडेंड। डिबेंचर्स के साथ में जो परसेंटेज था दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो परसेंटेज है दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड स्टूडेंट। ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। बट स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये चैप्टर डजंट डील्स विद प्रेफरेंस शेयर, इसके लिए मैंने ये ऐसे कैंसिल किया है। वेरिएबल इनकम में क्या आता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन किया होता था 5%, 7%, 12%, बट इक्विटी शेयर्स के साथ में कभी रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन नहीं किया होता है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इक्विटी शेयर्स पे आपको डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिंस आपका डिविडेंड, आपका इनकम, आपने कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीदा है, आप डिविडेंड उस पर एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए, बट वो रिटर्न्स जो आपका डिविडेंड है ना, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हो सकता है आपको ज्यादा डिविडेंड मिले, कम प्रॉफिट हुआ तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ या कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके लिए इसको कहा जाता है वेरिएबल, मतलब ये प्रॉफिट से अटैच है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट तो यू कैन एक्सपेक्ट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड, जीरो प्रॉफिट जीरो डिविडेंड, लॉस है तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। सो सिंस आपका इनकम
आपका रिटर्न्स प्रॉफिट से कनेक्टेड है, तो इसके लिए इसको कहा जाता है वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स में होता भी ऐसा है, अगर आपने 1 लाख रुपीस किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, सपोज फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च या बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, वो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएगी, उसके बाद वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, उस दिन आपको पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, या कंपनी प्रॉफिट करेगी कि भी नहीं करेगी। ओके, तो वो क्लैरिटी नहीं है फर्स्ट डे को, तो क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए वेरिएबल इनकम है। प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। सो दैट इज योर वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स इनकम में क्या होता है, फर्स्ट डे क्लियर है एकदम कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% है ना, तो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना छोड़ दो। कंपनी प्रॉफिट करे नहीं करे, नुकसान हो फायदा हो, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमने डिबेंचर्स दिया है कंपनी का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, साल के आखिर में 7,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इट्स नॉट कनेक्टेड विद प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट है, जिसका एग्जांपल इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्टेड है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को नुकसान हो गया या प्रॉफिट 0 है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। सिंस आपका रिटर्न, आपका इनकम प्रॉफिट से कनेक्टेड है, कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्टेड है, इसके लिए इसको कहा जाता है वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। सो अगेन स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट पर्पस के लिए 2 कैटेगरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। ये चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे ज्यादातर सब करंट इन्वेस्टमेंट होगा स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जिसका बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे होता है। ये जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन, ये बैलेंस शीट पर्पस के लिए है। ये चैप्टर के पर्पस के लिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसा हम सोचेंगे, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखना, आपका जो भी रिटर्न्स है, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न फिक्स्ड होगा। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कम हो ज्यादा हो, फिर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 7%, तो आपको साल के आखिर में 1 लाख का 7%, 7,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो इसका एग्जांपल हो गया डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपका रिटर्न फिक्स्ड है, कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं है। नाउ वेरिएबल इनकम, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है इक्विटी शेयर्स। इसका जो रिटर्न्स होता है हम उसको कहते हैं डिविडेंड। अभी ये जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स का, ये प्रॉफिट से कनेक्टेड है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को नुकसान हुआ या प्रॉफिट 0 हो, फॉरगेट डिविडेंड, देन कंपनी वोंट पे यू अ सिंगल पेनी एज डिविडेंड। सो इसके लिए इक्विटी शेयर्स किसमें आता है, वेरिएबल इनकम। सो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं है, उसको हम कहते हैं फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम, जिसका रिटर्न्स कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट हम नोट्स डिस्कस करेंगे, पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ फिक्स इनकम का करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फिक्स इनकम। वंस दैट इज कंप्लीटेड, देन विल राइट नोट्स फॉर वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। आज मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके बता दिया कि ये फिक्स्ड इनकम है, ये वेरिएबल। नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। जस्ट इतना ध्यान रखना, इसका जो रिटर्न डिविडेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है। प्रॉफिट होगा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी भूल जाओ। फिक्स्ड इनकम, आप कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना छोड़ दो। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% एक बार फिक्स हो गया तो आपको साल के आखिर में आपका 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया, मीनिंग बता दिया। नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। अब सिर्फ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, उसी का डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने एग्जाम्पल में 7% लिया था। अभी ये देखो पॉइंट नंबर 1, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। स्ट्रिक्टली स्टूडेंट्स, कंपल्सरी ध्यान रखना, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करना होगा तो फेस वैल्यू पे। अगेन लास्ट सेम में आपने सीखा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक फेस वैल्यू होता है, एक इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस को मैंने कैंसिल किया है, मतलब इंटरेस्ट कभी इश्यू प्राइस पे मत कैलकुलेट करना। जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे करेंगे हम, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, ये एवरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग, एवरी ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग ये चैप्टर में 4 ट्रांजैक्शन है।
एक ओपनिंग बैलेंस होगा, परचेज होगा, सेल होगा, क्लोजिंग बैलेंस. सो वेदर यू आर रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस और यू आर रिकॉर्डिंग परचेज और यू आर रिकॉर्डिंग सेल और क्लोजिंग बैलेंस, चारों ट्रांजैक्शन की इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपलसरी है. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा स्टूडेंट्स, हमको ध्यान रखना है. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, वेदर यू आर डीलिंग विद ओपनिंग बैलेंस या आप परचेज से डील कर रहे हो या आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया या अकाउंट क्लोज कर रहे हो. चारों ट्रांजैक्शन जब भी आप रिकॉर्ड करोगे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपलसरी है. पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करना? फेस वैल्यू. दे विल गिव अस फेस वैल्यू भी होगा, इश्यू प्राइस भी होगा, बट इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं. इंटरेस्ट हमेशा किस पे होगा? फेस वैल्यू पे, इश्यू प्राइस पे नहीं. इश्यू प्राइस का भी काम है बट वो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा. सो इफ दे गिव अस फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे करेंगे. पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट कौन से ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट करना है? एवरी ट्रांजैक्शन. एवरी मतलब अगर आप ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट फाइंड करो, परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो उसका भी इंटरेस्ट फाइंड करो, सेल रिकॉर्ड कर रहे हो उसका भी इंटरेस्ट फाइंड करो, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका भी इंटरेस्ट फाइंड करो. सो हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपलसरी है. पॉइंट नंबर 3, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी कंपलसरी एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. पहले ये एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब एक्सक्लूडेड. मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सपोज आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, सपोज आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹90. जैसे ऐसे मैंने एग्जांपल के लिया है. सपोज कोई इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹90 और आगे लिखा है कि इट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो यहां पे पॉइंट नंबर 3 क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो अगर क्वेश्चन में ₹90 के आगे लिखा है एक्स इंटरेस्ट, सो गुड फॉर अस, वही तो हमें चाहिए. ट्रांजैक्शन हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए. अभी एक्स का मतलब क्या? एक्सक्लूडेड. मतलब ये जो ₹90 दिया है ना हमको, इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है. ओके, ये सिर्फ परचेज प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा ही प्राइस मुझे चाहिए हमेशा. एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एट एक्स इंटरेस्ट. पहले ओपनिंग हो, पर जब भी ट्रांजैक्शन की बात होगी ना स्टूडेंट्स, तो ये 4 ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज ओपनिंग, परचेज, सेल और क्लोजिंग, जब भी आप इससे डील करोगे ना तो उसका जो प्राइस है, अमाउंट, हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए. एक्स इंटरेस्ट मतलब जो प्राइस क्वेश्चन में हमको दिया है उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए. बट ऐसा होगा यूजुअली व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, जो प्राइस वो लोग देखते हैं ना हमको, वो क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट होता है. कम का मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. सपोज सेम ऐसा लिखा है वहां पे, डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज एट द रेट ऑफ ₹90 और आगे लिखा है कम इंटरेस्ट. तो कम इंटरेस्ट का मतलब उसमें प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइस तो एक्स होना चाहिए, एक्सक्लूडेड होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. कम मींस इंक्लूडेड. अब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया तो ये प्राइस में कंसिडर नहीं कर सकता, इसको कंसिडर नहीं कर सकता. तो क्या करूं? तो जब भी कम इंटरेस्ट प्राइस होगा ना, वी मस्ट ड्रॉ द स्मॉल वर्किंग नोट में हम लोग एक बनाएंगे. पहला जो कम इंटरेस्ट प्राइस लिखा है वो लिखो. कम का मतलब इंक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड. ओके, मुझे चाहिए क्या? एक्सक्लूडेड. एक्स इंटरेस्ट चाहिए ना, एक्सक्लूड. तो यहां पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना स्टूडेंट्स, उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो, बाहर कर दो. तो इंटरेस्ट जब बाहर चला गया तो क्या बन गया? एक्सक्लूड. कम मीन्स प्राइस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एक्स मीन्स प्राइस एक्सक्लूड इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्राइस हमेशा एक्सक्लूड होना चाहिए एक्स इंटरेस्ट. तो अगर कम इंटरेस्ट दिया है, छोटा सा वर्किंग, पहला कम इंटरेस्ट प्राइस लिखो, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना, तो देखो यहां पे मैंने लिखा माइनस इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बाहर कर दो. तो जब मैंने उसको बाहर कर दिया तो ऑटोमेटिकली अभी प्राइस क्या बन गया मेरा? एक्सक्लूड बन गया. सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस. पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे करना, इश्यू प्राइस पे कभी मत करना. पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करना है? हर ट्रांजैक्शन के लिए, एवरी ट्रांजैक्शन. एवरी ट्रांजैक्शन मीन्स ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, क्लोजिंग बैलेंस, चारों ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपलसरी है. पॉइंट नंबर 3, जो भी प्राइस आपको दिया है ओपनिंग, परचेज, सेल और क्लोजिंग का, वो प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए.
मतलब वो प्राइस में इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड होना चाहिए। अगर वो कम इंटरेस्ट प्राइस है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो प्लीज विल ड्रॉ दिस शॉर्ट वर्किंग, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा। कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, तो जो नेट आंसर होगा दैट विल बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस। पॉइंट नंबर 4, सेल ट्रांजैक्शन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, प्लीज कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, कंपल्सरी है। तो प्रॉफिट लॉस हाउ टू कैलकुलेट? एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विल बी गिवन, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा ऐसा समझो नॉट गिवन। X interest selling price will be given to us in the question. X interest cost price will not be given. So जब भी प्रॉफिट लॉस फाइंड करना होता है तो शॉर्ट कैसा लिखते हैं हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट ये चैप्टर में कंपल्सरी है एट दिस टर्म, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग माइनस कॉस्ट गिव्स अस प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस आपको हमेशा क्वेश्चन से मिलेगा। सेलिंग प्राइस विल गेट ऑलवेज फ्रॉम द क्वेश्चन, गिवन होगा, बट कॉस्ट प्राइस विल नॉट बी गिवन। ऑलवेज रिमेंबर सेल ट्रांजैक्शन। Whenever investments are sold, calculation of profit loss is compulsory. उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन में नहीं होगा। जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस मिलेगा, बट जैसा मैंने कहा दिस इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं होगा, तो दिस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड। ये कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है जिसको कहते हैं वेटेड एवरेज। फॉर्मूला इज फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, या न्यूमरेटर है फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू, एंड बिलो टोटल फेस वैल्यू आई हैव रिकॉर्डेड डेबिट माइनस क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, अगेन बिलो कॉस्ट आई हैव रिकॉर्डेड डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट माइनस क्रेडिट का ये मीनिंग क्या है? एक्चुअली यही वेटेड एवरेज है, बट इसका पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, विल टेक इट अप व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अभी टाइम बीइंग कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, तो वी हैव टू फाइंड वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज हमको फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। सॉरी, व्हेन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, सो दिस इज टू फाइंड एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, formula is x interest selling price minus x interest cost price. Selling price will be given to us in the question.